आईएनएस विक्रांत के बाद अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बनाने की प्रक्रिया को अभी से ही शुरू कर दिया गया है। डीआरडीओ की तरफ से अभी आज इंडिजिनस इंजन के साथ निर्भय मिसाइल के एक सफल परीक्षण को किया गया है। क्या भारत को अभी अफगानिस्तान को एयर सपोर्ट देने के साथ साथ काबुल को सुरक्षित रखने के लिए अफगानिस्तान में अपने 20,000 जवानों को डिप्लॉय करना चाहिए? F-15 की तरफ से अभी लॉकहीड मार्टिन की नई IRST सिस्टम की मदद से बिना रडार का इस्तेमाल किए ही रडार गाइडेड मिसाइल को फायर किया जा सकता है। और अंत में सितंबर से पहले भारत की तरफ से अपनी पहली इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को ऑपरेशनल किया जाने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और जैसे ही इंडियन नेवी में हमारी पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करने का टाइम पास आता जा रहा है और जैसे ही हम अपनी आईएनएस विक्रांत की सी ट्रायल को शुरू कर रहे हैं, ठीक इसी के साथ ही नेवी की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके भी खबरें आना चालू हो चुका है। और अभी साउथ इंडिया के कुछ मीडिया एजेंसी की तरफ से बताया जा रहा है कि जैसे ही इंडियन नेवी को आईएनएस विक्रांत को डिलीवर किया जाएगा, उसके बाद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से इंडियन नेवी के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना शुरू कर दिया जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि आईएनएस विशाल होने वाला है, जिसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 65,000 टन से ज्यादा होने वाला है, जिस वजह से इसको बनाने के लिए हमें एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है। इसी वजह से अभी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से एक मैसिव ड्राई डॉक फैसिलिटी को बनाया जा रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 2,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जा चुका है और प्रोबेबली यहीं पर आईएनएस विशाल की कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाएगा। यह ड्राई डॉक फैसिलिटी लगभग 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का कहना है कि 2022 से पहले ही इंडियन नेवी की तरफ से तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए कोई फाइनल डिसीजन को ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी से ही नेवी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच इसको लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो कोचिन शिपयार्ड का कहना है कि इसे वो 7 सालों के अंदर बनाकर नेवी को डिलीवर करने वाला है, जो कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या इतने कम समय के अंदर आईएनएस विशाल को बनाया जा सकता है, क्योंकि साइज में काफी बड़े होने के अलावा ये एक फ्लैट टॉप कैरियर होने वाला है, जिसमें कैटोवर सिस्टम या ईमेल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेसी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि एक कन्वेंशनल पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, तो ईमेल सिस्टम को लेके थोड़े इशू सामने आ सकते हैं, क्योंकि इनको ऑपरेट करने के लिए काफी ज्यादा पावर की जरूरत होता है और इनको पहली बार हम ऑपरेट करने वाले, इनको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो इसको लेके या फिर इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको थोड़े बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोचिन शिपयार्ड इसको 7 साल के अंदर बनाकर नेवी को डिलीवर करने में कामयाब हो जाता है, तो ये हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मेजर अचीवमेंट होने वाला है। अगला अपडेट निर्भय मिसाइल को लेके। आप सभी को पता होगा कि पिछले 2 महीनों से निर्भय मिसाइल की टेस्टिंग को लेके काफी सारा हाइप क्रिएट किया गया था, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से इस टेस्ट को अभी तक नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली ये बात बताया गया है कि फाइनली डीआरडीओ की तरफ से आज निर्भय मिसाइल को सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास उड़ीसा के चांदीपुर से फायर किया गया था। इस दौरान निर्भय मिसाइल को हमारे इंडिजिनस इंजन या माणिक इंजन के साथ टेस्ट किया गया था और डीआरडीओ के मुताबिक इसको लॉन्च करने के बाद मिसाइल को लगभग 15 मिनट तक टेस्ट किया गया था, जिसमें मिसाइल ने लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्रॉस किया था। अभी तक डीआरडीओ की तरफ से जितने भी मिसाइल्स को डेवलप किए गए थे, उन सभी में निर्भय मिसाइल का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव से होता हुआ गुजरा है और एक पॉइंट पर इसको बंद करने का फैसला भी कर लिया गया था, लेकिन फिर इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया गया और अभी हमारे इंडिजिनस इंजन के साथ इसकी ट्रायल करने के बाद आगे चल के निर्भय मिसाइल का फर्दर डेवलपमेंट अब हमारे लिए ज्यादा इजी रहने वाला है, क्योंकि अभी तक हम इसको रशियन इंजन के साथ डेवलप कर रहे थे, जिस वजह से इसको बनाने की जो कॉस्ट होती थी वो ज्यादा पड़ रहा था। लेकिन अभी जब हम इसमें इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल करेंगे तो मिसाइल की कॉस्ट यहाँ पे काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अभी निर्भय मिसाइल की कुछ खास पॉइंट की बात करें तो ये लगभग 1000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है और इसमें 300 केजी के आसपास वॉरेट को कैरी किया जा सकता है। ये एक 2 स्टेज का मिसाइल है, जिसमें पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है और दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको फायर करने के बाद भी इसको मिड कोर्स में गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, जिस वजह से अगर फायर करने के बाद हमें पता चलता है कि जो टारगेट है वो किसी और जगह में मौजूद है, तो हम मिसाइल की पाथ को वहां पे चेंज कर सकते हैं। साथ ही एक सी स्किमिंग या टेरेन हगिंग मिसाइल है, जिस वजह से ये ज्यादा ऊंचाई में क्रूज नहीं करता है, तो दुश्मन की तरफ से इसको डिटेक्ट करने
करने की चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि आगे चल के जल्दी से ही निर्भय मिसाइल को आर्मी को डिलीवर किया जाएगा, जिसके बाद आर्मी इसकी यूजर ट्रायल को कंडक्ट करने वाली है और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो इसको जल्दी से आर्मी की तरफ से इंडक्ट करना शुरू कर दिया जाएगा और 2023 तक इसकी एक नेवल वर्जन को भी बनाया जाने वाला है, जिसको आगे चल के हमारे सबमरीन से ऑपरेट किया जाएगा। अगला अपडेट भारत और अफगानिस्तान को लेके, जैसे कि कल एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि अफगानिस्तान की तरफ से अभी भारत से एयर सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर इशू नहीं किया गया। इस पर अभी बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से ट्वीट करके बताया गया था कि अभी बीजेपी सरकार को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए और भारत को अभी कम से कम 20,000 जवानों को अफगानिस्तान में भेजना चाहिए और वहां पे काबुल को प्रोटेक्ट करने में अफगानिस्तान को मदद करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर भारत हस्तक्षेप नहीं करता है तो शायद कुछ ही दिनों में तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला है। दूसरी तरफ कल अफगानिस्तान की तरफ से किए गए रिक्वेस्ट पर अभी भारत सरकार की तरफ से बस कुछ ही इनपुट दिया गया था, जिसमें ये बताया गया कि फिलहाल के लिए भारत सीधे तौर पर जंग में इन्वॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि इससे सिचुएशन और खराब हो सकता है या फिर एक अलग ही दिशा ले सकता है। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से अभी जो सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था उसमें भारत की तरफ से कुछ हद तक उनको मदद किया जा सकता है, जैसे कि हम उनको मेंटेनेंस वेपन्स या इक्विपमेंट वगैरह कुछ सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर भारत का अफगानिस्तान में एयरफोर्स को डिप्लॉय करना या ट्रूप्स को डिप्लॉय करना, इसको लेके कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। इसका एक और मेजर कारण ये भी हो सकता है कि अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत को वैसे ही टेंशन का सामना करना पड़ रहा है और अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हम लोग हेवी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान में सेम टाइम पर डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमको मैन पावर के साथ साथ फाइनेंशियल पावर की भी जरूरत पड़ने वाली है। इसकी बस एक पॉजिटिव पॉइंट ये कि अगर हम तालिबान पर एयर स्ट्राइक करते हैं तो इससे हमारे पायलट्स को एक अच्छा खासा अनुभव जरूर मिलने वाला है, लेकिन इसमें काफी सारा रिस्क फैक्टर भी बना हुआ है। अगला अपडेट F-15EX को लेके, आप सभी जानते हैं कि भारत को अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी F-15EX फाइटर जेट को ऑफर किया गया है, जो कि लेजेंडरी F-15 सीरीज का लेटेस्ट वर्जन है और देखा जाए तो ये काफ़ी पावरफुल एयरक्राफ्ट है और स्पेशली एयर टू एयर ऑपरेशन के लिए इसको एक बीस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया भर का इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि एक ही बार में 22 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है। अभी यूएस एयरफोर्स की तरफ से F-15 में लॉकहीड मार्टिन लीजियन IRST सेंसर को टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें F-15 की तरफ से AMRAAM मिसाइल को फायर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और सक्सेसफुली एक टारगेट को डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया था। अब ये जो IRST सिस्टम है इसको ओरिजिनली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था और अभी इसको F-15 में भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब नॉर्मली इसके दो फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि इससे F-15 स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट कर पाएगा, साथ ही उनके साथ एंगेज हो पाएगा। दूसरा फायदा ये है कि जब भी हम रडार को ऑन करते हैं तो भले ही दुश्मन हमको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हो, लेकिन उसको एक आइडिया लग जाता है कि हम किस साइड से आने वाले हैं। मतलब भले ही दुश्मन के रडार में हम नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम रडार को ऑन करेंगे तो उसको पता लग जाएगा कि ये किस साइड से आने वाला है, तो वो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में अपने रडार को घुमाकर वहाँ पे स्कैनिंग करना चालू कर देगा और इससे हमारी जो डिटेक्शन है इसकी चांसेस बढ़ जाएगी। लेकिन IRST सिस्टम के साथ वैसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि एक पैसिव सेंसर है और भले ही हम इसको यूज कर रहे हैं लेकिन दुश्मन को इसका पता नहीं चलने वाला कि कोई इसको ट्रैक कर रहा है या फिर कोई उसके ऊपर मिसाइल को फायर करने की कोशिश कर रहा है। और मैक्सिमम एयरक्राफ्ट में इंफ्रारेड डिटेक्टर मौजूद नहीं होते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो जब हम DCS में लाइव होंगे तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर लाइव डेमो के साथ ही क्लियर कर सकता हूँ, या फिर आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम लाइव बातचीत कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर जाए, क्योंकि वहां पर और भी सारे डिस्कशन होते रहते हैं जो कि वीडियो में इंक्लूड नहीं होता है। तो जो भी डिफेंस रिलेटेड डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं और अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप सभी को डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगला अपडेट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को लेके, पिछले कुछ सालों से आप सुनते आ रहे होंगे कि आर्मी की तरफ से अभी अपनी ऑफेंसिव पावर को बेहतर करने के लिए अपनी रेगुलर स्ट्रक्चर में कुछ मेजर रिफॉर्म करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो आर्मी को बल्कि ना बनाकर लीनर और लीथल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए आर्मी की तरफ से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को फॉर्म करने का प्लान किया गया था, जो कि एक ब्रिगेड साइज की यूनिट होने वाली है। लेकिन इनके पास खुद की आर्मर्ड रेजिमेंट, आर्टिलरी रेजिमेंट, इंजीनियरिंग डिवीजन, एयर डिफेंस यूनिट ऐसे करके ये सभी मौजूद रहने वाले, जिस वजह से ये किसी भी ऑफेंसिव स्ट्राइक को करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट होने वाला है। इसमें कम से कम 3000 और मैक्सिमम 5000 के आसपास इन्फेंट्री यूनिट मौजूद रहने वाली है। और इनिशियली चाइना और पाकिस्तान स्पेसिफिक 2 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को फॉर्म करने का प्लान किया गया, जिनको आगे चल के धीरे धीरे बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन सबसे
सबसे पहले 17 कोर को बेस करके एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को फॉर्म किया जाएगा, जिसको चाइनीज फ्रंट में डिप्लॉय किया जाएगा। फिर 9 कोर को मॉडिफाई करके एक और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को फॉर्म किया जाएगा, जिसको वेस्टर्न बॉर्डर में या पाकिस्तान स्पेसिफिक रोल के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। स्पेशली 9 कोर के अंदर 4, 33 कोर के अंदर 5 या 6 और 17 कोर के अंदर 3 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को फॉर्म करने का प्लान किया जा चुका है और इसके लिए पहले से अप्रूवल दिया जा चुका है। और अभी आर्मी की तरफ से बताया जा रहा है कि सितंबर से पहले हमारी पहली इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को ऑपरेशनल करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट Mi-8 हेलीकॉप्टर्स को लेके रशियन मीडिया की तरफ से रिसेंटली बताया गया था कि रशिया की तरफ से अभी सफलता के साथ अपनी Mi-8 हेलीकॉप्टर की सबसे एडवांस वेरिएंट को टेस्ट किया जा चुका है और रशियन क्लेम के मुताबिक इसको अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे हेवीली आर्म्ड अटैक हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है, जो कि ट्रूप्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यानी कि ये सबसे खतरनाक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होने वाला है। नॉर्मली जब हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उनको एस्कॉर्ट करने के लिए हमको सेकेंडरी अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ता है, लेकिन ये अकेले ही ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ खुद को दुश्मन की फायर से डिफेंड कर सकता है और साथ ही उनके ऊपर भी हमला कर सकता है। ये साइड में भी मूव कर सकता है और ये मैक्सिमम 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर सकता है, जो कि इसकी प्रीवियस वजन के मुकाबले लगभग 30% ज्यादा होने वाला है। अब भारत सबसे ज्यादा मात्रा में रशियन हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करता है और हमारी जो मीडियम लिफ्ट प्लेटफॉर्म है उसमें ज्यादातर Mi-17 हेलीकॉप्टर ही मौजूद है। तो आगे चल के रशिया की तरफ से भी इस नए हेलीकॉप्टर को भारत को ऑफर किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर सभी टाइप की स्मॉल आर्म की फायरिंग से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के साथ साथ दुश्मन की तरफ से फायर किए गए मिसाइल को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है और साथ ही इसमें मिसाइल को भी कैरी किया जा सकता है, जो कि इसको बाकी किसी भी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर के मुकाबले सबसे खास बनाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।